एक एग्जाम्पल, now let's do examples of dependent clause. What is a dependent clause? Independent, हमने सेंटेंस क्या है पढ़ा, हमने क्लॉज क्या है समझा, उपवाक्य, क्लॉज की क्या विशेषताएं होती है ये जाना, उसके बाद क्लॉज दो टाइप के होते हैं ये भी जाना, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो टाइप के होते हैं, उसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है ये भी जाना, और साथ ही ये भी जाना कि इंडिपेंडेंट क्लॉज इट कैन बी वन क्लॉज सेंटेंस, it can be two clause sentence and it can be three clause sentence, और साथ में ये भी देखा कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम जोड़ सकते हैं कनेक्टर से, और वो क्या क्या कनेक्टर्स हैं ये हमने बताया। अब जो दो टाइप की बात हुई थी उसमें हम दूसरे टाइप पे आते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। व्हाट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज? है तो क्लॉज यानी एक वर्ब जरूर होगा और उसके साथ ही एक सब्जेक्ट भी जरूर होगा, लेकिन डिपेंडेंट होगा। किस पर डिपेंडेंट होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंडेंट होगा। किस पर डिपेंडेंट होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंडेंट होगा। वह स्वतंत्र क्लॉज पर निर्भर है। क्यों निर्भर है, कैसे निर्भर है, क्या है निर्भरता, वाक्य कैसे किसी पर निर्भर हो जाएगा, इसको आप समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज दैट? A dependent clause cannot function on its own. इसीलिए तो इसको डिपेंडेंट बोलते हैं ना, क्योंकि वो स्वयं काम नहीं कर सकता, स्वयं वो पूरा अर्थ नहीं दे सकता। एक वाक्य का काम क्या है? एक वाक्य का काम है किसी की भावना को व्यक्त करना, और भावना व्यक्त करते हुए उसका पूरा अर्थ देना। भावना तो तभी व्यक्त होगी ना जब उसका अर्थ देंगे, जब उसका कुछ अर्थ निकलेगा तभी तो भावना व्यक्त हुई, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो पूरा अर्थ निकले, तो सेंटेंस। अब यहां पे डिपेंडेंट क्लॉज है तो क्लॉज मतलब उसमें सब्जेक्ट भी होगा, उसमें प्रेडिकेट भी होगा, उसमें वर्ब भी होगा, तो है तो क्लॉज। लेकिन मेन क्लॉज जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कह लें, उस पर वो निर्भर है। क्या है ये निर्भरता? Number one, dependent clause cannot function on its own because, number one, it leaves a thought incomplete. It leaves an idea unfinished. जो भी बोलना चाह रहा है वो कुछ छूट जाता है, कुछ चीज़ छूटी ही लगती है। हम आएंगे आगे, अभी आप इतना समझ लो कि it is not a complete sentence. I mean the meaning is not complete. It may be a complete sentence, क्योंकि एक सेंटेंस के लिए क्या जरूरी है? वर्ब और सब्जेक्ट दोनों तो है इसमें, बट इट डज नॉट लीव बिहाइंड ए कंप्लीट आइडिया। कुछ तो कमी लगती है। ये जो कुछ तो है वो क्या है वो आगे हम समझेंगे, पर इतना जान लो कि इट कैनॉट फंक्शन ऑन इट्स ओन because there is something, some shortcoming. दूसरा, ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। सबऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट शब्द हमने कहाँ सुना है? नॉर्मली, सामान्यतः, आई एम सबऑर्डिनेट टू माई बॉस, मैं अपने बॉस के नीचे हूं। He is my subordinate. I am the captain of the class and Ram is my subordinate. मेरे नीचे है मतलब वाइस कैप्टन है। He is my subordinate. तो सबऑर्डिनेट मतलब किसी के नीचे होना, वहीं से ये मीनिंग लिया गया है। डिपेंडेंट क्लॉज मतलब किसी पे निर्भर होना, उसी को दूसरे रूप में बोला गया है सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब किसी के नीचे रहना। किसके नीचे रहेगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम मेन क्लॉज भी बोल सकते हैं, उसके नीचे रहेगा। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड
a subordinate clause. अब देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या था? इट इज इनकम्प्लीट, इट लुक्स इनकम्प्लीट, इट इज नॉट इनकम्प्लीट, इट लुक्स इनकम्प्लीट. कुछ तो कमी लगती है, बस ये याद रखिए, कुछ तो कम रखता है. तो दूसरा पॉइंट डिपेंडेंट क्लॉज के लिए है कि इट हेल्प्स इंडिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट इट्स सेंटेंस. इंडिपेंडेंट क्लॉज के वाक्य को ये पूरा करने में मदद करता है. A dependent clause cannot form a complete sentence. A dependent clause cannot form a complete sentence. ये हुआ डिपेंडेंट क्लॉज की विशेषता. जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उसमें उसको लिंक करने के लिए एक सबऑर्डिनेटर्स होते हैं. जो सबऑर्डिनेटर्स होते हैं वो दोनों को कनेक्ट करते हैं. किनको? डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से या दूसरे क्लॉज से, उससे कनेक्ट करते हैं. और जब कनेक्ट करते हैं सबऑर्डिनेटर तब वो उसका मीनिंग कंप्लीट होता है, तब एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है. सो इन अदर वर्ड देयर आर समथिंग कॉल्ड सबऑर्डिनेटर्स. सबऑर्डिनेट क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटर्स होते हैं. और ये सबऑर्डिनेटर का काम क्या है? टू कनेक्ट डिपेंडेंट क्लॉज विद द मेन वन टू गिव ए कंप्लीट मीनिंग. मुख्य वाक्य से जोड़ने का कार्य करते हैं ताकि एक पूरा मीनिंग निकल जाए, उसे कहते हैं सबऑर्डिनेटर. जितने भी डिपेंडेंट क्लॉज होंगे किसी एक सेंटेंस में, किसी भी एक सेंटेंस में कई क्लॉज हो सकते हैं. हमने तो 3 क्लॉज सेंटेंस भी पढ़ा, अभी 2 क्लॉज सेंटेंस भी पढ़ा, और कई विशेष स्थितियों में तो 4 क्लॉज 5 क्लॉज सेंटेंस भी हैं. कई प्रसिद्ध राइटर्स जो हैं वो 6-6, 8-8 क्लॉज सेंटेंस लिखने के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं. एक पूरा पैराग्राफ, कहीं पूर्ण विराम नहीं, और करीब 100 से 150 शब्द उसमें हैं, और वाक्य चले जा रहा है क्लॉज पे क्लॉज, क्लॉज पे क्लॉज, और हर एक का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है. लेकिन पूरा एक सेंटेंस तभी बनता है जब शुरू से अंत तक पढ़ें. तो यहाँ पर, और वो किससे जुड़े रहते हैं? सब क्लॉज, सबऑर्डिनेटर से. सबऑर्डिनेटर से जितने भी डिपेंडेंट क्लॉज हैं उसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है इन ईच ऑफ द डिपेंडेंट क्लॉज, पहला शब्द जो होता है वो रहता है सबऑर्डिनेटर. यानी सबऑर्डिनेटर कौन से शब्द? डिपेंडेंट क्लॉज का पहला शब्द सबऑर्डिनेटर रहता है. याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है. डिपेंडेंट क्लॉज क्या है ये हम पढ़ेंगे, पर अभी थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए कि डिपेंडेंट क्लॉज का जो पहला शब्द है वो क्या कहलाएगा? सबऑर्डिनेटर. और सबऑर्डिनेटर का क्या काम है? डिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ना. दूसरे शब्दों में मेन क्लॉज का आखिरी शब्द के बाद डिपेंडेंट क्लॉज का पहला शब्द आता है और वो सबऑर्डिनेटर रहता है. सबऑर्डिनेटर क्या क्या हैं? नॉर्मली ये रहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, कंजंक्शन और नाउन क्लॉज. ये पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसके कुछ अन्य भाग हैं जो आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा. यहाँ पर हम उसको विस्तार से नहीं जा रहे हैं, पर इतना समझ लीजिए कि सबऑर्डिनेटर्स आर लिंकर्स दैट लिंक डिपेंडेंट क्लॉज टू इंडिपेंडेंट क्लॉज. उससे उसको जोड़ देते हैं. दे आर लिंकर, दे आर कनेक्टर्स. एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज आर फर्स्ट वर्ड ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज. एनी डाउट? चलो, बहुत देर से आप सोच रहे होंगे कि एक के बाद एक परिभाषा आ रही है, एक के बाद एक अर्थ आ रहे हैं, एक के बाद एक मीनिंग आ रहे हैं, बातें हो रही हैं, लेकिन उदाहरण की कमी लग रही होगी आपको. You must be feeling the absence of some example. So let us have one example here, or rather more than one example. First is, when I was dating Diana, I had an accident. क्या सेंटेंस है? When I was dating Diana, I had an accident.
अब ये डेटिंग क्या है? डेटिंग का मतलब क्या होता है? डेट करना मतलब संबंध बनाना, और लड़का लड़की से डेट करता है, लड़की लड़के से डेट करती है, जो आगे जाके सामान्य स्थितियों में वैवाहिक संबंधों में बदल जाती है। डेटिंग करते हुए हम एक दूसरे से अपने संबंध बढ़ाते हैं, डेटिंग करते हुए हम एक दूसरे को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। डेटिंग का मकसद एक दूसरे को समझना होता है, और फिर उसके बाद वो सब कुछ ठीक रहा तो बाद में विवाह में परिणत हो जाता है। दोनों का जो संबंध है वो वैवाहिक संबंध में बदल जाते हैं। सो डेटिंग, व्हेन आई वाज डेटिंग डायना आई हैड एन एक्सीडेंट। देखिए इसमें क्या है, व्हेन आई वाज डेटिंग डायना आई हैड एन एक्सीडेंट। इसमें दो सेंटेंस हैं। आई वॉज डेटिंग डायना, आई हैड एन एक्सीडेंट। दोनों स्वयं में अपने पर्याप्त हैं, दोनों अपने तय पर्याप्त हैं। आई वॉज डेटिंग डायना, आई हैड एन एक्सीडेंट। व्हेन के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अभी आप देख लीजिए कि पूरा सेंटेंस क्या बन रहा है। व्हेन आई वाज डेटिंग डायना, जब मैं डायना के साथ डेटिंग कर रहा था मेरा एक्सीडेंट हुआ। हिंदी में यदि बोलें, मैं डायना के साथ डेटिंग कर रहा था, एक वाक्य। मेरा एक्सीडेंट हुआ, दूसरा वाक्य। ऐसे ही आई नो द मैन हु स्टोल द वॉच, आई नो द मैन हु स्टोल द वॉच। मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसने घड़ी चुराई। वॉच का मतलब नज़र रखना, देखना, और वॉच मतलब घड़ी। स्पेलिंग दोनों की एक ही है, अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, कई हो सकते हैं। वॉच मतलब चौकीदार, वॉचमैन, नज़र रखना, उसी से बना वॉचमैन, चौकीदार से। और वॉच का मतलब होता है देखना, नज़र रखने के अलावा क्या देखना। आई वॉच इस फिल्म, मैंने फिल्म पे नज़र नहीं रखी, मैंने फिल्म देखी। और एक वॉच का मीनिंग होता है घड़ी। तो आई नो द मैन हु स्टोल द वॉच। अब स्टोल क्या है? स्टोल सेकंड फॉर्म है किस वर्ब का? किस वर्ब का सेकंड फॉर्म है? स्टील का, STEAL। क्या है स्पेलिंग? देखिए STEAL, और उच्चारण प्रोनाउंसिएशन क्या है? STEAL, स्टील। तो स्टील फर्स्ट फॉर्म, स्टोल सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म है स्टोलन। स्टील, स्टोल, स्टोलन, चुराना। टू स्टील मतलब चुराना, चुराया। और फिर तीसरा फॉर्म है परफेक्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं स्टोलन, थर्ड फॉर्म। स्टील, स्टोल, स्टोलन। और स्पेलिंग देख लीजिए, वो बहुत जरूरी है। STEAL का अर्थ होता है चुराना, और STEEL का अर्थ क्या होता है? स्टील का अर्थ वहाँ होता है लोहा, स्टेनलेस स्टील, लोहा जिसको सफ़ेद उससे एक चमका दिया गया उसके ऊपर केमिकल लगा के। स्टील के बर्तन, स्टील के बर्तन जो होता है वहाँ पर स्टील की स्पेलिंग है STEEL, और मैं बात कर रहा हूँ STEAL के सेकंड फॉर्म की जो है स्टोल। तो आई नो द मैन हु स्टोल द वॉच। थर्ड, ही बॉट ए कार, ही बॉट ए कार विच वॉज टू एक्सपेंसिव। टू मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा, TOO। TWO माने दो, और TO माने टू, वो टू नहीं है। आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया। टू, मैं बात कर रहा हूँ टू की, TOO मतलब बहुत ज़्यादा। यू आर टू स्मार्ट, तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। इट इज़ टू कॉस्टली, ये बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। सो ही बॉट ए कार विच वॉज टू एक्सपेंसिव। उसने एक कार खरीदी जो बहुत महंगी थी,
बहुत खर्चीली थी, बहुत महंगी थी, एक्सपेंसिव। आई नो दैट ही कैनॉट डू इट। क्या है अगला सेंटेंस? आई नो दैट ही कैन नॉट डू इट। मैं जानता हूं कि वह यह नहीं कर सकता। आई नो दैट ही कैन नॉट डू इट। मैं जानता हूं कि वह यह नहीं कर सकता। राइट? नेक्स्ट सेंटेंस दैट वी हैव इज ही डज नॉट नो वेयर ही वॉज बॉर्न। अब देखिए, हम डिपेंडेंट क्लॉज की बात कर रहे हैं और डिपेंडेंट क्लॉज को समझने के लिए ये उदाहरण है। ही डज नॉट नो वेयर ही वॉज बॉर्न। इसमें कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा मेन है, और इसमें सबऑर्डिनेटर कौन सा है या कनेक्टर कौन सा है। इसमें डिपेंडेंट क्लॉज का पहला वर्ड सबऑर्डिनेटर होना चाहिए। So we will study all that. Now next is, if you don't eat, I won't go. If you don't eat, I would not go. Right? And last sentence, he is very talented player, though he is out of form. He is very talented player, though he is out of form. अब ये आपके सामने सब उदाहरण हैं जिसमें एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है और बीच में कनेक्टर हैं। वैसे तो उसमें काफ़ी कुछ आप समझ गए होंगे कि डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है या मेन कौन सा है और सबऑर्डिनेट कौन सा है, कनेक्टर कौन सा है। लेकिन फिर भी हम और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें ताकि गलती हमारी न्यूनतम हो जाए। तो यदि हम बात करें तो क्लॉजेस की यदि बात करते हैं तो क्लॉज जो होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एनी सेंटेंस दैट यू राइट विच हैज ए सब्जेक्ट एंड एन एक्शन, वो तो क्लॉज कहलाता है। फिर से थोड़ा देख लें। और फ्रेज क्या है? आगे आप फ्रेज भी पढ़ेंगे। क्लॉज में जैसा हमने बार बार कहा, एक सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब रहेगा। और फ्रेज क्या है? फ्रेज वो है जिसका खुद का कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, जिसका खुद का कंप्लीट सेंस नहीं निकलता। A phrase is a group of words again like a clause which makes sense. उसमें कुछ अर्थ निकल जाता है लेकिन पूरा नहीं निकलता, but not the complete sense. तो फ्रेज के बारे में तो हम बाद में और विस्तार से पढ़ेंगे। इसका जिक्र यहाँ इसलिए कर दिया क्योंकि कहीं आप अचानक फ्रेज कहीं पढ़ो और उसकी भी मीनिंग परिभाषा यही दिखे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसा नहीं है, फ्रेज कुछ थोड़ी अलग चीज़ है, ये कंप्लीट सेंस नहीं बनाता, जबकि एक क्लॉज जो है वो अपने में स्वयं में कंप्लीट सेंस बनाता। फॉर एग्जाम्पल, ए क्लियर ब्लू स्काई, ए क्लियर ब्लू स्काई, एक खुला नीला आकाश। क्या अर्थ निकल रहा? ए क्लियर ब्लू स्काई वेलकम मी इन लेह। A clear blue sky welcome me in Leh. अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। एक क्लियर ब्लू स्काई करके मैं रुक गया और दूसरे में मैंने आगे कुछ और बोला है। A clear blue sky welcome me in Leh is a clause because the subject जो है a clear blue sky और verb क्या है? welcomed। इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। एक क्लियर ब्लू स्काई सब्जेक्ट है। दूसरे शब्दों में फ्रेज में सेंस तो पूरा रहेगा पर शायद दोनों, जरूरी नहीं है कि दोनों हो, उसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। फ्रेज में यहाँ पर आपने देखा सब्जेक्ट जैसी चीज़ तो दिखी, एक क्लियर ब्लू स्काई, पर वर्ब नदारद है।
दैट इज ए फ्रेज। कुछ तो मीनिंग निकलता है। क्या मीनिंग निकला? एक क्लियर ब्लू स्काई मतलब खुला नीला आकाश। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बोलना क्या चाह रहे हो। मैं यदि आपको बोलूं खुला नीला आकाश और रुक गया, आप मेरे को वाक्य कंप्लीट करने की प्रतीक्षा करते हुए नजर आओगे। Others would notice that you are waiting for me to complete my sentence after I said khula neela akash, after I say clear blue sky. You will be noticed waiting for me to complete some sentence. Only thing I have said is clear open sky. But क्या बोलना चाह रहे हो? खुला आकाश बोल के। ऐसा फ्रेज है जिसमें वर्ब नहीं है, और क्लॉज में वर्ब और फ्रेज दोनों होता है। दो तरह के क्लॉज मैंने बताया, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। और इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहते हैं या प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। प्रिंसिपल की स्पेलिंग फिर यहाँ देखिए, जैसे मैंने स्टील की स्पेलिंग आपको बताई, STEAL, स्टील माने चोरी करना, और STEEL, स्टील माने लोहा, खास लोहा। वैसे ही प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में अंतर देख लीजिए। यहां जो प्रिंसिपल लिखा है यानी मुख्य या प्राचार्य, और सिद्धांत PRINCIPLE वो सिद्धांत है। PRINCIPLE उच्चारण वही है थोड़ा सा, प्रिंसिपल, और ये है प्रिंसिपल। प्रिंसिपाल नहीं बोलते, प्रिंसिपल, और वो है प्रिंसिपल। स्पेलिंग बहुत एक दूसरे से मिलती। ऐसी एक बहुत कॉमन मिस्टेक हम करते हैं। नीचे हम पैर में क्या पहनते हैं? चप्पल। चप्पल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चप्पल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्लीपर। क्या कहते हैं? हिंदी में लिखें तो स्लीपर। स्लीपर नहीं कहते माय डियर फ्रेंड्स। चप्पल को अंग्रेजी में स्लीपर नहीं कहते, चप्पल को अंग्रेजी में स्लीपर कहते हैं। ल में छोटे ही की मात्रा होती है, स्लीपर। अब ये स्लीपर और स्लीपर में क्या अंतर है? स्लीपर ना ना ना, स्लीपर यस। स्लीपर का मतलब क्या? कहाँ से बना है शब्द? टू स्लिप से बना। टू स्लिप, SLIP, स्लिप यानी फिसलना। तो स्लीपर वो चीज़ है जिसमें पैर को फिसल के डाल देते हैं अंदर, वो स्लीपर है। और स्लीपर क्या है? जिस पे हम सोते हैं वो स्लीपर है। जिस पे हम सोते हैं वो स्लीपर है, और जिसको पैर में पहनते हैं वो स्लीपर है। और स्लीपर की स्पेलिंग है SLEEP। स्लीप से बना स्लीपर, सोने से बना स्लीपर, नींद सोने से बना स्लीपर। और स्लीपर फिसलने से बना, क्रिया फिसलना। हम लोग कैसा हास्यास्पद बोल देते हैं कि मैं स्लीपर पहना हुआ हूं। ऐसा कभी नहीं होता, बहुत गलत है। तो यहाँ इसको करेक्ट करें। तो वी कम बैक टू अवर पॉइंट अगेन कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है उसको मेन क्लॉज भी कहते हैं और उसको प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। और मेन क्लॉज जो है उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों रहता है और एक कंप्लीट सेंटेंस बनाता। चलिए फिर इसके उदाहरण देख लें। और आई लाइक आइसक्रीम कंप्लीट है, यह स्वयं में एक मेन क्लॉज है। आई लाइक आइसक्रीम एंड आई लाइक चॉकलेट। आई लाइक चॉकलेट कंप्लीट है। आई लाइक आइसक्रीम ये भी कंप्लीट है। अब ये दोनों कंप्लीट हैं, लेकिन बीच में एक कनेक्टर से जुड़े हुए हैं। वो क्या है? एंड। एंड क्या कहलाएगा? कनेक्टर। एंड क्या कहलाएगा? सबऑर्डिनेटर। ये हो गया जहाँ पे दो क्लॉज जो अपने तय पूरा मीनिंग रखते हैं और जो दोनों ही मेन क्लॉज के जैसे हैं, उसको हम कहते हैं कंपाउंड क्लॉज। तो अब देखिए, हम इंडिपेंडेंट क्लॉज पढ़े, इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद डिपेंडेंट क्लॉज समझे। अब यहाँ पर थोड़ा हम और गहराई में जा रहे हैं, क्लॉज के और बहुत से प्रकार। इन्हीं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के अंतर्गत ही आने वाले
विभिन्न प्रकारों की चर्चा हो रही है। तो ये देखिए क्या लिखा है, आई लाइक आइसक्रीम एंड आई लाइक चॉकलेट। दोनों इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, दोनों मेन क्लॉज हैं। आई लाइक आइसक्रीम एंड आई लाइक चॉकलेट। जहाँ पे दो मेन क्लॉज एक दूसरे से जुड़ें उसको कहते हैं कंजंक्शन। CONJUNCTION। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कंजंक्शन। तो कंजंक्शंस आर दोज वर्ड्स व्हिच कनेक्ट टू मेन क्लॉजेज लाइक एंड। न्यू वे टू लर्न। नाउ there are different ways to learn these with different kind of examples. We have been doing certain types of it. For example, just now we learned independent clause, dependent clause. Then we also learned different types of main clauses here. So let's move further and try to understand further on these clauses. जिसे मैंने डिपेंडेंट क्लॉज कहा उसको मैंने सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा। यस, और डिपेंडेंट का अर्थ क्या होता है? निर्भर होना। और सबऑर्डिनेट का अर्थ क्या होता है? किसी के नीचे रहना। दूसरे शब्दों में निर्भर होना। इट मीन्स डिपेंडेंट क्लॉज इज ऑल्सो नोन एज सबऑर्डिनेट क्लॉज। उसका भी एक सब्जेक्ट होता है, उसका भी एक वर्ब है, और it depends on the main clause for making sense. मैंने जब कंपाउंड क्लॉज की बात की थी तो आपको बताया था कि कंपाउंड क्लॉज वो होता है जो दो मेन क्लॉज को जोड़ के बनता है। कौन से क्लॉज को? दो मेन क्लॉज को जोड़कर कंजंक्शन के माध्यम से एक कर दिया जाता है, वो कंपाउंड क्लॉज। उसमें दोनों क्लॉज मेन रहते हैं। और मेन क्लॉज मतलब क्या है? जहां पर यदि हम दोनों मेन क्लॉज को अलग अलग तोड़ दें तो दोनों का अपना पूरा पर्याप्त मीनिंग है। लेकिन यहां पर सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसा है जो अपने तय पूरा मीनिंग नहीं दे पाता, जो अपने तय पूरा मीनिंग नहीं दे पाता। इट हैज ए वर्ब, इट हैज ए सब्जेक्ट, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन मेन क्लॉज फॉर इट्स सेंस, and it does not make complete sense on its own. फिर से वही बात दोहराई गई है। ये बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि आप समझने की कोशिश करें कि डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू द मार्केट इफ यू कम विथ मी। आई विल गो टू द मार्केट इफ यू कम विथ मी। ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। I will go to the market if you come with me, the complex sentence. इसका मेन क्लॉज क्या है? I will go to the market. I will go to the market मेन हुआ। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हुआ? If you come with me. यदि मैं केवल आपको बोल दूं if you come with me तो आप बोलेंगे हाँ, तो बोलिए क्या बोलना है आगे? If you come with me में क्या आप मेरे को कुछ इनाम देंगे? If you come with me तो क्या पिटाई करेंगे? क्या है? तो कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो रहा। लेकिन इसमें एक वर्ब भी है, इसमें एक सब्जेक्ट भी है, यू सब्जेक्ट है, वर्ब कम है, पर ये कंप्लीट नहीं है, कहीं कुछ कमी लग रही है। ऐसा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आई विल गो टू द मार्केट इफ यू कम विथ मी इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। It has a main clause, I will go to the market. मैं बाजार जाऊंगा, ये स्वयं में पर्याप्त है। इसमें कुछ आगे पीछे ना भी बोलूं तो भी एक भावना क्लियर हो गई कि मैं बाजार जाऊंगा। अब उसके साथ जो जुड़ा हुआ वाक्य है वो कंप्लीट नहीं है, जुड़ा हुआ जो उपवाक्य है वो कंप्लीट नहीं। If you come with me, the main clause I will go to the market, उसके साथ इफ यू कम विथ मी जुड़ने से इफ यू कम विथ मी अपने में पूर्ण सेंस देता है। और पूर्ण सेंस देते हुए
तब जाके पता लगता है या तब जाके महसूस होता है कि इफ़ यू कम विथ मी भी एक महत्वपूर्ण उपवाक्य है उस सेंटेंस का। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इफ़ यू कम विथ मी, ये स्वयं में तो कंप्लीट मीनिंग देगा नहीं, दे नहीं रहा है और उस पर निर्भर है। बेस्ड ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म इन द सेंटेंस, फंक्शन के आधार पे हम क्लॉजेस को भी अलग अलग खंडों में बांटते हैं। फंक्शन के आधार पे कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसके आधार पे भी हम क्लॉज को अलग अलग आधार पे कैटेगराइज कर सकते हैं, उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो फंक्शन के आधार पे क्या क्या वर्ग हैं इसके, अब हम चलें थोड़ा उसकी ओर।